हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की लैब असिस्टेंट वाले लेक्चर के अंदर हम जड़त्व आघूर्ण को मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। जड़त्व जो है बच्चों आपने पहले पढ़ रखा है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। इनर्शिया में आ गया ये ऑब्जेक्ट, है ना। जड़त्व है, ये वस्तु जड़त्व है मतलब जड़ के समान स्थिर है। जड़ मतलब रूट होता है बच्चों, है ना। तो जिस तरीके से कोई भी रूट स्थिर रह सकती है वैसे ही जड़त्व की प्रॉपर्टी होती है। हम बोलते हैं, देखो सामान्य तरीके से बताऊं, जड़त्व का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है ना बच्चों, तो वो हमेशा रुके ही रहने की कोशिश करेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलते रहने की कोशिश करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के अपनी गति में या अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वो परिवर्तित नहीं होना चाहता। ठीक है, रुका हुआ ही रहना चाहता है, परिवर्तित नहीं होना चाहता। अगर एक समान वेग से चल रहा है तो उसी वेग से चलने की कोशिश करेगा, वो अपने वेग को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा, दिशा को परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा। इस गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। ये था सामान्य गतिकी के अंदर जब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे, सरल सीधी रेखा में गति पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं घूर्णन गति की और दृढ़ पिंडों की गति की, तो फिर वही गुण कन्वर्ट हो जाता है जड़त्व आघूर्ण में। ध्यान में रखना, जड़त्व रिलेटेड है द्रव्यमान से, इसी कारण जड़त्व आघूर्ण भी समहाउ द्रव्यमान से रिलेटेड है। ये क्या चीज होती है, तो मैं बोल रहा हूं घूर्णन गति की भी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। कोई दृढ़ पिंड जो है वो घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वह दृढ़ पिंड जो है या तो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे, या फिर वह गतिशील है तो फिर गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे। उस गुण को क्या बोलेंगे, जड़त्व आघूर्ण। यदि कोई गतिशील द्रव पिंड, और गति भी कैसी, घूर्णन गतिशील, है ना, तो ऐसी अवस्था के अंदर यदि वह अपनी घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो वह जिस गुण के कारण विरोध करता है वह गुण कौन सा है, जड़त्व आघूर्ण। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे बोलते हैं, ठीक। इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आई से, ध्यान में रखना। कुल मिलाकर के अपोजिशन इन द चेंज ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू जड़त्व, इज रिलेटेड टू इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये कैसे रिलेटेड होता है, तो हम बोलते हैं, लेट्स सपोज कीजिए कि ये कोई घूर्णन अक्ष है, रोटेशन एक्सिस है ये, है ना, और इसके सापेक्ष में ये पिंड क्या कर रहा है, ये वाला ऐसा ये पिंड मान लिया। इस पिंड में बहुत सारे कण हो सकते हैं। पहला कण जिसका द्रव्यमान m1 मान लीजिए, दूसरा कण जिसका द्रव्यमान m2 मान लीजिए, और एक लास्ट वाला कण मान लो जिसका द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, mn, जिसका मास हमने mn माना। इन सभी की दूरी क्या हो सकती है, इस घूर्णन अक्ष से अलग अलग हो सकती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी r1 डिस्टेंस है, सेकंड वाले की r2 मान लेते हैं, फिर इस लास्ट वाले की क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस rn मान लेते हैं। और ये पिंड ऐसा घूम रहा है ना, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ऐसा अगर घूम रहा है, ये रोटेशनल एक्सिस है, तो फिर इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जड़त्व आघूर्ण जो है वो बच्चों गुणनफल है, वो प्रोडक्ट है किसका, पहला उस पिंड का द्रव्यमान, दूसरा जिस घूर्णन अक्ष के चारों ओर वह पिंड घूम रहा है उससे लंबवत दूरी का वर्ग। वापस से, कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। ये दूरी कैसे नापी गई, तो घूर्णन अक्ष और उस पिंड के बीच की दूरी है वो, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि वह दूरी अगर r है तो ये r का क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। ये जड़त्व आघूर्ण है। द्रव्यमान को लंबवत दूरी के वर्ग से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है ना। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड द पार्टिकल, ठीक है। ये ध्यान में रखो। चलो बहुत सिंपल है रे। जैसे मेरे को इस पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो मैंने बोला कि ये पहला पार्टिकल था, इसका जड़त्व आघूर्ण कितना, I1 लिख लो। ये कितना होगा, आंसर है m1 इसका द्रव्यमान, और घूर्णन जो त्रिज्या थी वो r1 थी, उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। घूर्णन त्रिज्या की जगह लंबवत दूरी बोलना ज्यादा सही रहेगा इस समय। फिर इसके बाद में I2 देखो,
ये क्या होगा, तो हमने बोला कि इस कण का द्रव्यमान m2, मास m2, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r2, उसका स्क्वायर कर दो। ऐसे लास्ट वाले का कितना होगा भाई जड़त्व आघूर्ण, आंसर है mn, और rn का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ऐसा ही होगा क्या जड़त्व आघूर्ण? इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो ये चीज तो बहुत सिंपल है। अगर इस पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण देखना है कि भैया इस पूरे का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो भैया हम बोलते हैं पूरा ऐड कर दो। ये एक अदिश राशि है बच्चों। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो फिर ऐड ही करना रह जाता है, ऐड करना रह जाता है। तो ये लास्ट वाला mn कर देता हूं डॉट 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 करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। लेकिन ध्यान में रखो कॉन्सेप्ट यही है, द्रव्यमान को दूरी के वर्ग से क्या करना है, गुणा करना है, इतना ही है। चलिए अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं कि देवताओं इसका मात्रक क्या आना चाहिए, द्रव्यमान किस में नापते हैं बच्चों, केजी में, मास को किस में, केजी में मेजर करते हैं, और दूरी को मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर इसका क्या है, मात्रक है, यूनिट है, ध्यान में रखिएगा। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगी, मास के लिए m1, लेंथ के लिए l, और लेंथ कितनी बार, 2 बार। तो ये m1l2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विमीय सूत्र हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, दिमाग में रह जाएगा, है सिंपल, ठीक। चलिए तो ये तो था बेसिक पार्ट जड़त्व आघूर्ण का बच्चों। इस जड़त्व आघूर्ण से एक और चीज अपन देखेंगे, घूर्णन त्रिज्या भी। लेकिन घूर्णन त्रिज्या का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं बच्चों मैं आपको कि लेट सपोज करो कि इस पिंड का टोटल जड़त्व आघूर्ण ये आया, इस पिंड का टोटल जड़त्व आघूर्ण ये आ रहा है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ठीक है। अब हमें घूर्णन त्रिज्या देखनी है। घूर्णन त्रिज्या होती है ऑन एन एवरेज डिस्टेंस एक तरीके से। तो हम बोलते हैं कि उसके टोटल जड़त्व आघूर्ण को किसके बराबर रख दो, m के स्क्वायर के। m के स्क्वायर, m पिंड का कुल द्रव्यमान, ठीक है। m क्या है, पिंड का कुल द्रव्यमान, और k घूर्णन त्रिज्या है, ये ध्यान में रखना। तो यहां से अगर घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला बनाऊं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसके अंदर हम डिवाइड लगा देंगे किसका, m का, और फिर अंडर रूट ले लेंगे। लेकिन अभी इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो घूर्णन त्रिज्या k होती है, और जो भी टोटल जड़त्व आघूर्ण आ जाए ना उसके सामने m के स्क्वायर रख देना, और फिर k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये घूर्णन त्रिज्या है, ठीक है। एक जड़त्व आघूर्ण के अंदर 2 प्रमेय बहुत फेमस हैं, एक है लंबवत अक्षों की प्रमेय और एक है समांतर अक्षों की प्रमेय। ये प्रमेय बहुत फेमस है। पहली प्रमेय देखो, लंबवत अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखिए इसको तो आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफिंग है इसका। ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई एक्सिस मान लीजिए। यहां पर मैं एक पॉइंट बोल देता हूं कि ये पॉइंट जो है इसके निर्देशांक अपन ने मान लिए x, y, ठीक है। और इसकी मूल बिंदु से जो दूरी है, लंबवत दूरी, मूल बिंदु से लंबवत दूरी, दैट इज स्मॉल r, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये तो है y, और एक यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे तो ये होगा x। अरे भाई निर्देशांक से यही तो पता चलता है। चलो मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो कण है इसका द्रव्यमान m है। द्रव्यमान कितना है, m है, स्मॉल m मान लिया, और बोल रहा है कि इसका x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। कौन से अक्ष के सापेक्ष, x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसका मतलब ये है कि ये m द्रव्यमान का कण x अक्ष के चारों ओर ऐसा घूम रहा होगा, यूं लाइक दिस, ठीक है। अगर x अक्ष के चारों ओर ऐसा घूम रहा है तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, mr स्क्वायर। द्रव्यमान कितना, m, और दूरी देखो अक्ष से, x अक्ष से लंबवत दूरी बताओ क्या है, x है या y है, y है, पता चल रहा है। तो यहाँ पे ix जब लिखा तो फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, my स्क्वायर बन रहा है देवताओं, ठीक है। आगे देखो, अगर y अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण देखते ऐसा लिखा जाता, तो हम बोलते हैं कि ये कण है और इसको घूमना कैसा चाहिए, y अक्ष के चारों ओर ऐसा, यू, ठीक है। अगर ये ऐसा घूमेगा तो y अक्ष से लंबवत दूरी देखिए, y अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, कुछ ये दिखाई दे रही है, x, लंबवत दूरी x ही है, ऐसा घूमेगा तो, ठीक। तो हमने बोला कि इसका जड़त्व आघूर्ण होगा mx स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या,
होना भी नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम बोल रहे हैं कि यदि यही कण जेड अक्ष के सापेक्ष में रोटेट हो, कौन से अक्ष के सापेक्ष में? जेड अक्ष। अब देखता हूं जेड कौन सा, ये जो सामने ऐसा आपकी तरफ जो आ रहा है ना, दैट इज जेड, ठीक है। और जेड एक्स के सापेक्ष में कैसा रोटेट होगा? ये यूं रोटेट होगा कि यूं, लाइक दिस। बात समझ रहे हो? ऐसा रोटेट होगा। तो जेड अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है? आंसर है आर है, ठीक। तो जेड अक्ष के सापेक्ष में अगर मैं इसका क्या देखूं, जड़त्व आघूर्ण देखूं, तो ये आएगा एम आर स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? चलिए आर स्क्वायर क्या होगा? तो ये देखो, ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। समकोण त्रिभुज में अगर मैं आर का फॉर्मेट देखूं तो क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने लिखा ये होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा? एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। बताओ ऐसा ही आएगा क्या? ऐसा ही आएगा। चलो एम वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? आई एक्स, और एम एक्स स्क्वायर आई वाई। थोड़ा सा बोलने में उकचुक हो गया। देखिए एम वाई स्क्वायर की जगह अपन ने लिखा आई एक्स और एम एक्स स्क्वायर की जगह लिखा अपन ने आई वाई। तो कुल मिलाकर के जेड अक्ष के सापेक्ष में जो जड़त्व आघूर्ण है वह कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा है क्या? बताओ क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी भी लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का उसके तल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित दोनों अक्षों के सापेक्ष में, उसके तल में दो लंबवत अक्ष हैं, उसके तल में स्थित दोनों लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के तुल्य होता है। लाइन थोड़ी सी लंबी है, मैं इतना से समझिए। तल से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण आई जेड क्या होता है? इसके तल में दो लंबवत अक्ष है, इन दोनों के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्णों का क्या योग ही क्या होता है बच्चों? लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण होता है। ध्यान में रखना। तो एक अक्ष लंबवत है, दो उसी तल में है, और उसी तल वाले जो अक्ष हैं उनके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण निकालो, उनका योग करो, वही लंबवत अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब जहां हम इसे यूज करेंगे वहां ये और भी ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन ध्यान में रखें, लंबवत अक्षों का जो फॉर्मूला है वो ये है, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय। क्लियर हुआ ये? तो ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है देवताओं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में था आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब देखिए दैट इज समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जाता है, आई जिस भी अक्ष के सापेक्ष में अपन जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू आई जी या फिर आई सी एम, ऐसा कुछ लिखा जाता है। मैं बता दूंगा ये क्या चीज है, प्लस एम डी स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, लेट्स सपोज कीजिए कि ये कोई पिंड है, ऐसा कोई पिंड दे दिया, ठीक, और इस पिंड का एक पॉइंट जिसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और सामान्यतः द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही होता है। सामान्यतः बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यदि सभी पिंडों के लिए गुरुत्वीय त्वरण समान है, सभी एक पिंड है उस पर जितने भी कण हैं उन सभी के लिए अगर गुरुत्वीय त्वरण समान है तो फिर द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र एक ही होता है। तो अभी गुरुत्वीय केंद्र भी मान लोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान में रखना दोनों अलग अलग हो सकते हैं यदि हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अलग अलग हो। चलो देखो अब इस चीज को, यहां पर जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझिए। मेरे को पता है कि इसका ये द्रव्यमान केंद्र है इस पिंड का, और इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला ये जो अक्ष है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष ऐसा बिल्कुल यू ऐसा गुजर रहा है, यू टर्निंग, इसके सापेक्ष में मेरे को जड़त्व आघूर्ण पता है पहले से। बाय डिफॉल्ट अपन देखेंगे बहुत सारे पिंड हैं उनके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष होता है उसके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण में पहले से पता होता है, वो याद भी रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो अगर वो जड़त्व आघूर्ण हमें पता है जो किससे गुजर रहा है, जिसका अक्ष किससे गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, तो लेट सपोज करो ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष ऐसा था और इसके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण कितना है, IG है, ठीक है, ये हमें पता है। और बोल रहा है कि भैया किसी दूसरे अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण निकालो, ये अक्ष दे दिया ऐसा। तो कंडीशन समझिए, इस अक्ष के सापेक्ष में इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण, तो भैया ये पिंड ऐसा घूमना चाहिए था इस अक्ष के सापेक्ष में, यू पहला, ठीक। दूसरा, आपको ये अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला समझिए। पहला, ये दोनों अक्ष समांतर होने चाहिए। पता चले द्रव्यमान केंद्र वाला तो ऐसे जा रहा है और ये अक्ष ऐसे है ना भाई, अगर ये अक्ष ऐसे है तो द्रव्यमान केंद्र वाला अक्ष भी ऐसे ही होगा। अगर ये अक्ष लंबवत है तो द्रव्यमान केंद्र वाला अक्ष भी ऐसा लंबवत ही। देखो दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, तभी जाकर के हम समांतर अक्षों के प्रमेय लगाते हैं। ध्यान में रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों अक्ष समांतर है तो आपको क्या देखना है, पहले तो उसके गुरुत्व केंद्र या द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, जो मैं आपको हर एक पिंड का लिखाऊंगा वो पता होना चाहिए, वो रखेंगे। इस पिंड का कुल द्रव्यमान पता होना चाहिए, दैट इज m। और इन दोनों अक्षों के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, दोनों अक्षों के बीच की दूरी है, ध्यान में रखिएगा, इसका क्या वर्ग ये है, ये d पता होना चाहिए। और उस वाले वैल्यू फॉर्मूला में अपन वैल्यू पुट करेंगे, चीजें निकलती हुई पता चलेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, दो ही प्रमेय हम यूज कर रहे हैं। पहली प्रमेय दैट इज IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY एंड सेकेंड वन इज I इज इक्वल्स टू IG या ICM भी लिख सकते हैं प्लस MD स्क्वायर। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसको बता रही हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो लिखा रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उनका जड़त्व आघूर्ण हमें पता ही होना चाहिए, तो वो जल्दी से नोट कर लो और उसके बाद में इन दोनों प्रमेय का उपयोग सिखाता हूं। एक, जितने भी उपयोग हम देखेंगे वो अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, वो अपने आप में सवाल हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जितने भी अपन जड़त्व आघूर्ण लिखेंगे ना, ये अपने आप में सवाल है। आप बोलोगे कि सर ये आपने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नहीं कराए, बच्चों क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन, डायरेक्ट पूछता है सवाल, बस ये दो प्रमेय आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात कर रहे हैं अपन वलय के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों, वलय के लिए। वलय के लिए कौन से अक्ष की बात कर रहा हूं वो समझो, पहले तो वलय समझो। ये जो कड़ा मैंने पहन रखा था ये एक तरीके का वलय है, जो रिंग हम पहनते हैं वो भी वलय, बीच में से क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वलय की अगर हम बात करें तो वलय का जड़त्व आघूर्ण, तो वलय का डायग्राम कैसा है, ऐसा। और जड़त्व आघूर्ण कौन से के सापेक्ष में, ये जो केंद्र है ना इसका द्रव्यमान केंद्र, इसके द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाला अक्ष, ऐसा, लाइक दिस, बात समझ रहे हो, ठीक। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण देख रहा हूं बच्चों, और ये जो दूरी है ये वाली r है, तो हम बोलेंगे इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह mr स्क्वायर होता है। m तो इस वलय का कुल द्रव्यमान और r ये लंबवत दूरी, ये ध्यान में रखना। अगर ये पता है तो दुनिया में सारा काम हो जाएगा वलय से रिलेटेड, ठीक है। ये वलय होती है। फिर दूसरा है चकती, सेकेंड वन इज चकती। व्हाट इज चकती, चकती बच्चों प्लेट जो बीच में से क्या हो, भरी हुई हो, वृत्ताकार प्लेट, दैट इज चकती, है ना, ऐसा कुछ। वापस से वृत्ताकार ये, लेकिन बीच में से क्या है, द्रव्यमान भरा हुआ है भैया उसमें, ठीक है। और वापस से अक्ष वही ले रहा हूं, कौन सा है बच्चों, अक्ष ऐसा, ये डॉट बना दिया मैंने, ये जहां डॉट बनाऊं समझ लेना तल के लंबवत अक्ष है, जहां डॉट बना दूं ना वहां समझ जाना तल के लंबवत अक्ष है, ऐसा यूं। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण निकाल रहा हूं, इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल्स टू चकती के लिए mr स्क्वायर बाई 2 होता है, ध्यान में रखिएगा। अब इनका डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, अपन तो काम कर रहे हैं भैया, अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो ये चकती के लिए क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। फिर थर्ड वन, ठोस बेलन, ठोस बेलन। अब इसके दो अक्ष देखेंगे अपन। ठोस बेलन में पहला देखो, बेलन ऐसा बनता है, और ठोस बेलन का मतलब अंदर से भरा हुआ हो सकता है, खाली बेलन भी हो सकता है और ठोस बेलन भी हो सकता है,
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। खाली बेलन और ठोस बेलन दो अलग अलग चीजें। मैं अब भी बोल रहा हूं कि ये, मेरी बात समझे क्या? बात समझे? ये अक्ष देखो कहां से गुजर रहा है, बिल्कुल बीचों बीच से। अब भी मेरे पास में डब्बा तो है, इसमें चीजें खैर भरी हुई है। देखो ये बेलन है ना, और इसका अक्ष कौन सा? इसके बीच से जो गुजरे। कहां से गुजरे? इसके बीच से जो गुजरे, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, जो कि इनके सापेक्ष में भी बीच से ही गुजर रहा था। देखा जाए तो ये लंबवत ही होता रे, ये ऐसा गुजारता तो लंबवत आता नहीं आता? बताओ, आता नहीं आता? ये लंबवत ही तो आता, इस तल के तो लंबवत ही बाहर निकल रहा था, ठीक है। तो यही है, चकती वाला ही है, क्योंकि बेलन भी ठोस है, तो ये mr² ही है। इसके लिए ये कितना है? mr² ही है। ध्यान में रखना, ये किसके लिए था? ठोस बेलन के लिए। और अक्ष देखो कौन सा है, ठीक। सेकंड वन, ठोस बेलन, लेकिन अक्ष समझिएगा, और ये द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। ये अक्ष देखोगे तो आप बिल्कुल बीचों बीच से, और इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? बिल्कुल बीचों बीच होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं ये वाला अक्ष द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है, लेकिन कैसा गुजर रहा है वो देखो। ये अगर बेलन होता और ये ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रहा था यूं अंदर से, ठीक है। तो अगर ऐसे अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण देखना है तो फिर कैसे देखेंगे? तो हम बोलते हैं कि इस बेलन की टोटल लंबाई पता होनी चाहिए, दैट इज एल। बेलन की टोटल लंबाई कितनी है? ये एल है, और ये त्रिज्या ये आर, ठीक। तो इस अक्ष के सापेक्ष में अगर जड़त्व आघूर्ण देखते हैं तो दैट इज आई इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ध्यान में रखना, एम एल स्क्वायर बाई 12 और आर स्क्वायर बाई 4, और इनका ऐड होता है, ठीक है। ये क्या है? ठोस बेलन के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जड़त्व आघूर्ण, और उसकी लंबाई के लंबवत अक्ष है। ये अक्ष कौन सा है? लंबाई के लंबवत अक्ष है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जैसे जैसे अक्ष चेंज हो सकता है, जड़त्व आघूर्ण भी चेंज होता है। अक्ष चेंज किया नहीं, जड़त्व आघूर्ण चेंज हुआ नहीं, ठीक है। ध्यान में रखना, ये डन है। फिर पांचवा, गोला। ठोस गोला, गोला तो समझते हो ना, गेंद, रबर की गेंद, ठीक है। उसके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, और वो भी कौन सा? जो उसके बिल्कुल बीचों बीच द्रव्यमान केंद्र से गुजरे, ठीक है। जो उसके द्रव्यमान केंद्र से ऐसा रे, बिल्कुल यू पास हो जाए। अब आप गौर कीजिएगा बच्चों, ये वाला अक्ष कौन सा अक्ष है? हम बोलते हैं कि अगर ऐसा गुजरेगा तो वो उसके व्यास से भी तो गुजरेगा। एक गेंद लो और गेंद के बिल्कुल बीचों बीच से सरिया बाहर निकाल दो, बिल्कुल बीचों बीच से, बताओ वो किससे पास होगा? व्यास से पास होगा? नहीं होगा? होगा। तो ये बात ध्यान में रखना, वो द्रव्यमान केंद्र से भी पास होगा और उसके व्यास से भी पास होगा। तो एक ही चीज है, ठोस गोले के व्यास से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण कितना होता है? ध्यान में रखिएगा, I इज इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। एंड लास्ट वन, समहाउ लास्ट वन, छड़ का जड़त्व आघूर्ण कौन सा अक्ष? ये वाला अक्ष। छड़ बिल्कुल ऐसी होगी रे जिसकी त्रिज्या को नगण्य माना जाए। छड़ कौन सी? जिसकी त्रिज्या को क्या माना जाए बच्चों? नगण्य माना जाए। और छड़ की लंबाई कितनी? L। और उसका ये वाला अक्ष, ये, ठीक है, ये वाला अक्ष। तो अगर त्रिज्या को नगण्य माना जाए तो यहां पे R को क्या कर दो रे? 0 कर दो। तो फिर ये आ जाएगा कितना? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ये किसके लिए है? छड़ के लिए। ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही लास्ट वन, ये लास्ट कर लो,
आयताकार शीट, आयताकार ये, इसमें क्या, ये तो इसकी लंबाई और ये इसकी क्या चौड़ाई b है, और इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करना है। किससे, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस के अंदर यही सिनेरियो चल रहा है, ml²/12 और ये लंबाई वाला हो जाएगा, और चौड़ाई वाले के लिए हम यूज करेंगे mb²/12। इसके लिए दो होते हैं, दोनों का योग होता है, ml²/12 भी चलता है प्लस चौड़ाई का स्क्वायर/12 भी चलता है, छड़ के समान ही काम होता है इसका, ठीक है, आयताकार शीट के अंदर। तो ये वो जड़त्व आघूर्ण है जो आपको पता होने चाहिए, और अक्ष पता होना चाहिए। इसका अक्ष कौन सा है, ऐसा लंबवत वाला u, इसका भी अक्ष ऐसा लंबवत वाला, इसका बिल्कुल बीचों बीच से अंदर से गुजर रहा है, इसका लंबाई के लंबवत से गुजर रहा है, ऐसे ही व्यास से गुजर रहा है, ऐसे लंबाई से गुजर रहा है, ऐसे लंबाई से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। एक बार के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस चीज का। अब इस पे क्वेश्चन बताता हूं, ये चीजें याद रहेंगी तो सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। हो गया, चलो अब देखो बच्चों, जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन समझिए। एक दो पैटर्न आपको बताऊंगा, आप इनमें सभी के लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देखो वलय से चालू करता हूं, वलय से चालू करता हूं और वलय के लिए अक्ष को चूज करता हूं। एक दो अक्ष बता देता हूं आपको, वलय की बात कर रहे हैं, वलय हमारे पास में, क्वेश्चन को समझिएगा। ये वलय लिया अपन ने और बोल रहा है कि वलय का द्रव्यमान केंद्र ये रहा, और इसके व्यास से गुजरने वाले, वलय के व्यास से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। व्यास के सापेक्ष, व्यास तो ऐसा ही होगा बिल्कुल। वलय समझ गए ना बच्चों देवताओं, वापस से देखो, ये मेरे पास में ये वलय है और इसके व्यास से ऐसा बिल्कुल बीचों बीच इसके अंदर से गुजर जाए, यूं इसके अंदर से ऐसा गुजर जाए, ये वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है आपको। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे तो ध्यान में रखो, मैं बोलता हूं ये वाई अक्ष है, कौन सा है, वाई, तो इसके सापेक्ष में अगर मैं जड़त्व आघूर्ण निकालूं तो वाई वाला होगा। ऐसे ही व्यास के लिए तो आप ये भी काम कर सकते हो, एक्स अक्ष भी तो व्यास से गुजरेगा, गुजरेगा नहीं गुजरेगा रे, गुजरेगा, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष में भी जड़त्व आघूर्ण तो निकाला ही जा सकता है, और वो भी किससे गुजरा था, व्यास से गुजरा था। इसका मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष में और वाई अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण बराबर है, दोनों ही किससे गुजर रहे हैं, व्यास से गुजर रहे हैं, और ये दोनों तल में है क्या। चलो, वलय के लिए ये वाला अक्ष हमें पता होता है, ये वाला रे, ये ऐसा ऐसा जेड अक्ष है, बताओ लंबवत जेड अक्ष नहीं है। तो जो मेरे को पता है वलय के लिए वो ध्यान में रखना, मैंने बोला मेरे को जेड लंबवत वाला अक्ष पता था, कितना, mr², और निकालना या तो आई वाई है या फिर आई एक्स है, और दोनों ही बराबर हैं तो कोई भी एक निकाल लो। तो मैं आई जेड को क्या लिख सकता हूं, आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या, mr², और ये दोनों बराबर है तो या तो आई एक्स प्लस आई एक्स लिख लो या आई वाई प्लस आई वाई लिख लो, बात तो एक ही आएगा। तो कितना होगा, 2ix इज इक्वल टू क्या, mr²। तो फिर आई एक्स की वैल्यू कितनी आई रे देवताओं, mr² डिवाइडेड बाई 2, बताओ आया नहीं आया, आया। तो बस क्या पता होना चाहिए था, एक, सिर्फ एक पता था मेरे को, उस एक से मैंने ये निकाल लिया, कौन सा वाला, व्यास वाला। तो व्यास वाला भी याद रखना चालू कर दो कि वलय के व्यास से जो जड़त्व आघूर्ण होता है ना, व्यास वाला जो जड़त्व आघूर्ण होता है दैट इज mr², ठीक है, mr²/2 होता है वलय के लिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये पता चल गया। अब देखो और कौन सा अक्ष हो सके, ये पता चला ना देवताओं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ जल्दी जल्दी। अब देखो, या मेरे साथ में काम करते जाओ, पेन कॉपी रखो और वीडियो को लाइक करो। चलिए, अब देखो और कौन सा हो सकता है, मैं ऐसे बोलता हूं कि ये समझना, ये वलय और ये वलय का द्रव्यमान केंद्र। अब बोल रहा है कि इस अक्ष के सापेक्ष में वलय के तल के लंबवत और स्पर्श रेखीय अक्ष, समझ रहे हो, वलय का तल ये रहा और उसके लंबवत और स्पर्श रेखा, लंबवत स्पर्श रेखा ऐसे ही खींचो क्या, यू,
इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, तो लंबवत वाले को मैं डॉट 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 बना देता हूं, समझ रहे हो इस वाले को। और ये लाइन कैसी है रे, ऐसे ऐसे यूं हवा में जा रही है, ठीक है, इसलिए डॉट 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 बनना है। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण कैसे देखेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष लंबवत ये पता होना चाहिए। ये समांतर अक्ष ड्रॉ कर रहा हूं, बताओ ऐसा ही होगा क्या, डॉट बना दूं क्या, समांतर अक्ष ऐसा ही होगा क्या? ये भी ऐसा जा रहा है और ये वाला अक्ष भी ऐसा ही जा रहा है, दोनों समांतर है नहीं है, समांतर है ना। चलिए, तो हमने बोला कि इस बार समांतर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ठीक है। चलो अब देखो, आई जी द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, ये वाला, ये वाला अक्ष लेना है। कितना था रे, mr² प्लस टोटल द्रव्यमान तो m ही है, और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी ये d, लंबवत दूरी d, और d इस केस में किसके बराबर है, r के। तो मैंने बोला ये भी r था, तो mr²। कितना हुआ रे, 2mr²। कितना हुआ, 2mr²। ये टोटल जड़त्व आघूर्ण हुआ इस अक्ष के सापेक्ष में, ठीक है। चलो, मैंने आपको एक बताया था घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए क्या बोला था, जो भी टोटल जड़त्व आघूर्ण आए उसको किसके बराबर लिख दो, mk² के बराबर लिख दो। तो mk² लिख दिया, इज इक्वल टू कितना, 2mr²। m से m की रामायण हट गई, तो k² इज इक्वल टू कितना, 2r²। तो k की वैल्यू कितनी रे, √2r। ये जो k है ना, ये k, ये क्या है, घूर्णन त्रिज्या। ये क्या है, घूर्णन त्रिज्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं अपन। चलिए, दैट इज घूर्णन त्रिज्या। अक्ष चेंज हुआ तो घूर्णन त्रिज्या भी चेंज होता है, जड़त्व आघूर्ण भी चेंज होता है। पता चला। ये वाला कौन सा था, तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्ष, वर्डिंग तल के लंबवत स्पर्श रेखीय, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर हुआ ये। चलो आगे देखो, इस वलय का ये एक और पार्ट देख लो, इसी वलय का एक और पार्ट देख लो जो मैक्स टू मैक्स पॉसिबल था। क्या भाई, आपके पास में एक वलय है, ये उसका द्रव्यमान केंद्र है, और बोल रहा है कि वलय के तल में स्थित, वलय का तल तो ये बॉडी है, तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, ऐसा स्पर्श रेखा। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से स्पर्श रेखा, ये तल के अंदर ये यूं, इसके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि इसके सापेक्ष में तो नहीं पता, लेकिन बताओ ऐसा वाला अभी थोड़ी देर पहले निकाला था यूं, चलो इसको तो बेटा, ये ऐसा वाला निकालता कि जो व्यास से गुजर रहा था, व्यास वाला और तल वाला ये दोनों तो एक ही तल में है ना, तो ये समांतर अक्ष हुए नहीं हुए पहले तो ये देखो। और ये व्यास वाला किससे, द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा था, तो बताओ, मेरे को तो ये पता है, मेरे को पता है, तो मेरे लिए इस बार आई जी ये है। ध्यान में रखना, आई जी कौन सा है इस बार, आई वाई वाला जो अपन ने निकाला था, या तो आई एक्स या आई वाई, ठीक है। आई वाई की वैल्यू कितनी, mr²/2, या आई एक्स की भी वैल्यू उतनी थी, ये आई जी है, और आपको इस अक्ष के सापेक्ष में निकालना है। कैसे करेंगे, I इज इक्वल्स टू आई जी प्लस md²। आई जी की वैल्यू mr²/2, और md की टोटल द्रव्यमान तो m ही है, लंबवत दूरी देखो r है क्या, mr²। कितना है रे, जोड़ो, 3/2 mr²। ये जड़त्व आघूर्ण आ गया देवताओं, अक्ष चेंज हुआ नहीं, जड़त्व आघूर्ण भी चेंज हो गया, ठीक है। चलो एक और चीज, एक और, जड़त्व आघूर्ण से घूर्णन त्रिज्या कैसे, वही टोटल जड़त्व आघूर्ण को mk² के बराबर लिखो, mk², और ये कितना है इस बार, m से m कैंसिल हो जाएगा, बताओ k की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे। बात समझ में आई। चलिए और किसके लिए करवाऊं, चकती का भी सेम सिनेरियो है, जैसे वलय के काम किए ना वैसे के वैसे किसके लिए काम करेंगे, चकती के लिए काम करेंगे। आंसर सभी के चेंज आएंगे भैया, ठीक है। बेलन के लिए देखो, बेलन के लिए कौन सा अक्ष हो सकता है, इस वाले के लिए देखो एक बार, ये बेलन, इसका ये वाला अक्ष मेरे को पता है, पूछ क्या ले, इस वाले अक्ष के सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण, इसके सापेक्ष में जड़त्व आघूर्ण कैलकुलेट करो। वापस से
देखो समझो क्या बोल रहा है, बेलन, बेलन के तल के स्पर्श रेखीय अक्ष ऐसा खींच रहा है बच्चों को, ये स्पर्श रेखा ही तो खींचेगी ऐसे, स्पर्श रेखा ही खींचेगी ना ऐसे। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण बोल रहा है वो, ठीक है। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण के लिए हमें कौन सा अक्ष पता होना चाहिए, ये बीच वाला। इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण पता होना चाहिए, तभी जाके इसके लिए काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला ये वाला जो अक्ष है ना, ये तो IG दे देगा हमें, क्या देगा, IG। तो फॉर्मूला समझो बच्चों, इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण में बोलूंगा IG प्लस MD²। IG ये वाला अक्ष बीच वाला कौन सा था, MR²/2। M टोटल द्रव्यमान बेलन का, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी आ रही है क्या, दोनों के बीच की लंबवत दूरी R है। सॉल्व होगा तो बताओ आई आएगा नहीं आएगा, 3/2 MR² आएगा, ठीक है। गुणन त्रिज्या निकालनी तो MK² के बराबर रख देना, K की वैल्यू भी आएगी। तो इस तरीके से काम होगा बेलन के लिए। चलो इस वाले का क्वेश्चन क्या बनता, नीचे वाले ठोस बेलन का दूसरा देखो, इसके लिए स्पर्श रेखीय अक्ष देखो कौन सा होगा। तो हमने बोला यही बेलन, और देवताओं इस बार बोल दिया ये लो, इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण कैलकुलेट करो, है ना। कौन सा देखो, बेलन, कौन सा अक्ष, ये इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण ऐसा दिखाई दे रहा है, इस अक्ष के सापेक्ष में, ठीक है। इस ये जो ऐसा बीच से गुजरे, ठीक, इस अक्ष के सापेक्ष में जड़त्वागुण कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बोला कि एक जड़त्वागुण हमें पहले से पता होना चाहिए जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरे, और इसके समांतर ये वाला अक्ष, ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये तो होगा IG दे देगा, और IG की वैल्यू तो ये आ गई, ये कोई दिक्कत ही नहीं थी। टोटल द्रव्यमान M ही है, ये दूरी पता होनी चाहिए बस, D। बताओ कितनी होगी, टोटल लंबाई L है तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी रे, L/2 होगी, नहीं होगी, होगी। टोटल लंबाई L है तो आधी दूरी कितनी, L/2 हो जाएगी। तो इस बार देखो जड़त्वागुण क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू IG कितना देखो वो उतार रहा हूं मैं, ML²/12 प्लस MR²/12। बताओ M को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यही IG है क्या, प्लस MD², MD² मतलब L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर मतलब L²/4। बताओ ये होगा नहीं होगा, बताओ LCM ले लूं क्या मैं, L²/12 प्लस L²/4, LCM कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पे कितना L², यहाँ पे कितना 3L², 4L²। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा रे, 4L²/12, और इसको हटाओगे तो नीचे 3 आ जाएगा क्या, तो ये आएगा L²/3। इन दोनों को सॉल्व करने पर, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आया हमारे पास में ML²/3, और यहाँ पे है ML²। एक मिनट, मैं कहीं गलती कर रहा हूं क्या, हाँ सॉरी, यहाँ पे 4 था, MR²/4, ठीक है, ये आएगा। M को वापस से कॉमन ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, L²/3 प्लस R²/4। काम ऐसे ही होंगे दोस्तों, काम इसी तरीके से निकले। अगर ये हो गया तो मेरे हिसाब से छड़ का भी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, छड़ में भी यही अक्ष मिलेगा, L/2 ही आएगा, उसके लिए भी दूरी है ना। चलो, और छड़ के लिए देखोगे तो ML²/3 आएगा, अगर ये वाला अक्ष लोगे तो छड़ के लिए। अब एक गोले के लिए और देख लो, और फिर आज कंप्लीट करते हैं। गोले के लिए कैसे निकालेंगे, हमने बोला ये गोला, ठीक है, और गोले के लिए स्पर्श रेखीय अक्ष ये वाला। अब गोले के लिए स्पर्श रेखीय कैसा भी खींच लो, कैसा भी खींच लो, वो क्या होगा, उसके व्यास के समांतर, अक्ष के समांतर ही होगा। ये व्यास होगा ना, ये दोनों हमेशा समांतर होंगे, हमेशा ही समांतर होंगे। गोले में करके देख लीजिएगा आप, हमेशा समांतर होंगे। इनके बीच की दूरी कितनी, D, और वो किसके बराबर, R के। ये IG वाला अक्ष जो था इसका तो फिक्स है क्या गोले के लिए, कितना 2/5 MR², ठीक है। D की वैल्यू R आई गई। बताओ भाई टोटल जड़त्वा गुण क्या होगा, IG कितना 2/5 MR²
प्लस एम डी स्क्वायर, टोटल द्रव्यमान एम, डी की दूरी आर, तो आर स्क्वायर। सॉल्व करो, 7mr² बाई 5, बताओ यही आएगा क्या? इसके लिए आपको गुणन त्रिज्या बोल दे, आप क्या करोगे, m के स्क्वायर के बराबर रख देना, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। बताओ k स्क्वायर आया नहीं आया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √7/5 r स्क्वायर को रूट के बाहर निकालो तो आ रहेगा। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपको जड़त्व आघूर्ण पता है, आप हर स्थिति में घूर्णन त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस दोनों प्रमेय ध्यान में रखो, और ये जो बेसिक मैंने आपको बताए थे ना, ये वाले जड़त्व आघूर्ण ध्यान में रखो, आपका काम 99% हो जाएगा। बचा हुआ 1% वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दूंगा, उसमें अपन बलाघूर्ण को और कोणीय संवेग को डिस्कस करेंगे, और इनके ऊपर आएंगे कि इनका रिलेशन और उनसे कैसे काम चलता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए उम्मीद करता हूं ये ठीक है, इतना काम ठीक है, ठीक है। और वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, और ऑनलाइन देखने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके प्लीज़ ऑनलाइन देखिए बच्चों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और जब उसकी रेटिंग खराब आती है दिल को दुख पहुंचता है, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे, और तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाय।